Hello everyone, this is Sia Isha Agarwal and today we are going to start Essay 300 series. So basically in Essay 300 series, we learn how the author plans the audit, executes the audit, what are the things he gets to know during the audit, what are the prerequisites of his planning, what are the things that can help him in planning, how should he plan the audit, why is planning necessary, and what are the conditions that after planning also the auditor needs to consider. सो बेसिकली एज यू ऑल नो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो लेते हैं कि आपके एग्जाम्स है नवंबर में, आपने प्लान नहीं किया है उसे कि मुझे कैसे पढ़ना है, तो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट, यू कैन फेल. नेक्स्ट, इट वुड बी कियोटिक. थर्ड, यू वोंट हैव टाइम. आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा कुछ भी. उसके लिए आपको क्या करना है? आपको प्लान करना है. अगर मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ तो मुझे प्लान करना है मुझे 3 महीने के लीव में कैसे पढ़ना है. अगर मैं सीए इंटर स्टूडेंट हूँ तो मुझे प्लान करना है कि जो 3 महीना लास्ट बचेगा ट्यूशन के बाद मुझे कैसे पढ़ना है. इफ आई डोंट प्लान माई डेज, अल्टीमेटली इट विल कॉज मी टाइम लॉस. क्यों? क्योंकि आप सपोज मैंने प्लान नहीं करके रखा है कि कल मुझे क्या करना है. कल क्या होगा? सुबह सुबह फर्स्ट आवर तो मेरा उसी में चल जाएगा कि मुझे करना क्या है. फिर सपोजिटली मुझे पता भी चल गया मुझे करना क्या है, तो फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे व्हेन आई एम कंफ्यूज कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, उसके नेक्स्ट डे गेट अगेन आई एम कंफ्यूज कि मुझे लास्ट डे वाला कंटिन्यू करना चाहिए मुझे नया स्टार्ट करना चाहिए. व्हाट विल फेच मी गुड मार्क्स? इफ यू गो दिस अगेन एंड अगेन, आप बिना प्लानिंग के हर रोज बैठोगी तो अल्टीमेटली आपका 3 to 4 आवर्स ड्यूरिंग द डे इज गॉन. बाकी बच्चे आपसे 3 से 4 घंटे ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं उस आवर्स में. So it's very important to plan. Even in audit, it is very important to plan to ensure that the audit is executed well. Now, why so? अब अगर आपने ऑडिट प्लान नहीं करके रखा है, आप सपोज मेरी टीम है 20 लोगों की, 20 मेंबर्स की मेरी टीम है, मैंने ऑडिट प्लान नहीं करके रखा है कि कैसे करना है, मैंने 20 आर्टिकल्स को बोल दिया चलो काम कर दो. वो पूछेंगे क्या? आप प्लान ही नहीं हो कि क्या करना है. यू से कि ऑडिट कर दो बस. कुड बी पॉसिबिलिटीज, 4 आर्टिकल एक ही एरिया पे काम कर रहे हैं, आपका काम टाइम पे ही नहीं खत्म हुआ. 2 आर्टिकल कुछ ऐसा एरियाज पे काम कर रहे हैं जो शायद उनको नहीं किसी और को काम करना था. आपके जो हाई रिस्क एरियाज है वो ये अनऑडिटेड चले गए हैं. जो लो रिस्क एरियाज है उसमें ऑडिट टाइम ज्यादा चला गया है. जो एरियाज आपने सोचा था उस पर 1 आवर देना है उस पर बच्चों ने 10 आवर्स दे दिया है. All of this is a possibility of non-planning of audit. So it is very important to ensure that your audit is planned very, very well in order to ensure that the audit is executed even better. So today we are going to start essay 300. In the 300 series, we'll first start essay 300. So in essay 300, basically we'll understand what are the prerequisites of a planning, what are the preconditions an auditor should understand before planning his audit, and how is audit important. फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे का? एज आई सेड, टू प्लान द ऑडिट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द ऑडिट वेल. आपको ऐसे प्लान करना है कि आपका ऑडिट और भी बेटर हो. यू शुड नॉट बी एट द लॉस ऑफ एनी टाइप और एनी ऑडिट जस्ट बिकॉज यू डिडंट प्लान इट वेल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास स्किल्स थे पर मैंने प्लान नहीं किया तो वो ऑडिट सही नहीं हुई. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड प्लान द ऑडिट वेरी वेरी वेल. ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव. प्री रेक्विजिट क्या है, क्या क्या आपको इंश्योर करना है बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लानिंग? 3 चीज जो आप पढ़ के आए हो ऐसे 200 सीरीज में. 3 चीज. पहला कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो. इन नॉट जस्ट दिस ऐसे, बिफोर एनी ऐसे यू शुड इंश्योर कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्चुअली फॉर्मुलैरिटी थ्रेड डेवलप करके रखा है आपने, या आपका कोई रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, या फिर आप डायरेक्टर थे उस कंपनी में, या मैं पार्टनर था उस पे पहले, या फिर जो ऑडिटेड फर्म सी गई उसमें कुछ था मैं. ऐसा रिलेशनशिप है तो मत एक्सेप्ट करो ऑडिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सेप्टिंग ऑडिट. फर्स्ट इंश्योर दैट यू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. या पढ़ के आए हो ऐसे 210 में, मेक श्योर दैट द मैनेजमेंट हैज अग्रीड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. क्या होगा अगर मैनेजमेंट ने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे अग्री नहीं किया? आपका लॉस, उनका लॉस नहीं है. आपका स्कोप डिफाइंड था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड थी. आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इंश्योर नहीं किया कि लर्न हुई है कि नहीं, कि रीड हुई है कि नहीं, या फिर मैनेजमेंट ने देखी है या नहीं, तो आपका लॉस है वो, उनका लॉस नहीं है. आपका लॉस कि आपने आपका स्कोप अब डिफाइन नहीं है. अब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करेगा आप सब कुछ करो, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डिफाइंड है. अब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पूरी करो. So it's your loss. So make sure before starting any audit that the terms of engagement are signed and agreed upon by management.
लास्ट क्लाइंट्स एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर को ध्यान पे रखो एंड देन ओनली कंटिन्यू एज पर ऐसे 220 वी हैव रेड। आपके पास CTR कैपेबिलिटीज टाइम रिसोर्सेज है तभी आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो। मेक श्योर इफ यू हैव कैपेबिलिटीज, इनफ टाइम, इनफ रिसोर्सेज, तभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सेप्टिंग ऑडिट मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली यू वोंट बी एबल टू डिलीवर क्वालिटी टू द क्लाइंट। आप या तो उनका ऑडिट हड़बड़ी में करोगे, या उनका ऑडिट सही नहीं करोगे, या मे बी यू आर नॉट केपेबल इनफ, यू नीडेड मोर ऑफ पीपल और मोर और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप उनका ऑडिट सही से कर ही नहीं पाए। तो डोंट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ ऑडिट्स। ठीक है, ये तो हो गया प्री रेक्विजिट्स। अब ये ऐसे बोलता कि आपको क्या क्या इंश्योर करना है, कुछ चीजें इंश्योर करनी है। सबसे पहले हमने बनानी है ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्या बनानी है? ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी क्यों बनानी है? आप अगर सिर्फ प्लान बना के रख दोगे किसी भी चीज का, उसका स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, तो वो प्लान का कुछ काम नहीं है। प्लान बेसिकली डिफाइंस आपको कब क्या क्या करना है, पर वो कैसे करना है वो ऑडिट स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगा। मैंने प्लान बना दिया कि मुझे CA फाइनल ऐसे ऐसे पास करनी है, पर उस प्लान में मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को कौन कौन से चैप्टर्स को लिवरेज ज़्यादा, वेटेज ज़्यादा देनी है, कौन कौन से को कम, मेरे को कैसे कैसे टेस्ट पेपर सॉल्व करनी है, कैसे कैसे नहीं, ऑल दिस इज स्ट्रैटेजी। मुझे अपने 6 महीने पहले प्लान करना है, 9 महीने प्लान करना है, या कैसे क्या मंथ्स ड्यूरेशन प्लान करना है, स्ट्रैटेजी। So it is very important that you create an audit strategy which guides the development of overall audit plan. अगर आप audit strategy नहीं बनाओगे, आप audit plan किस basis पे बनाओगे? आपकी strategy होनी चाहिए ना भाई, मुझे ऐसे करके पास होना है। कुछ बच्चों की होती है मुझे 3 महीने पढ़ के पास होना है, कुछ बच्चों में 6 महीने पढ़ के पास होना है, मुझे 6 महीने पढ़ के रैंक लाना है, मुझे 9 महीने पढ़ के रैंक लाना है, मुझे एक टर्म डेफर करके रैंक लाना है। ऑल दिस इज स्ट्रैटेजी। प्लान है उसके बाद आप अपने डेज कैसे प्लान करोगे, अपने मंथ कैसे प्लान करोगे, क्या क्या प्लान करना है, पर मेरी स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। आप कभी भी देखोगे वेन एवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए CA फाइनल पास करने की, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दे डोंट आस्क प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज प्लान दे देमसेल्फ डेवलप। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए तब आपका प्लान वैसा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट एन ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या होगा? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। क्या स्कोप है, कैसी टाइमिंग है, कैसे ऑडिट करना है। स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट होगा ऑडिट स्ट्रैटेजी में। ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान करने के पहले आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एंगेजमेंट एंड उसका स्कोप क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंगेजमेंट की, उसका स्कोप क्या है, मतलब मैंने कौन सा एंगेजमेंट ले रखा है, रीजनेबल अश्योरेंस ले रखा है, लिमिटेड इंश्योरेंस ले रखा है, हाई अश्योरेंस ले रखा है, पूरा इंश्योरेंस ले रखा है, गारंटेड एंगेजमेंट रख रखा है, उसके हिसाब से मेरी ऑडिट स्ट्रैटेजी बदलेगी। एज आई सेड, audit strategy is different for a person who aims to pass, audit strategy is different for a person who aims to get a rank, audit strategy is different for a person who wants to clear group 1, audit strategy is different for a person who wants to clear group 2। सबके लिए audit strategy बदलेगी। तो आप पहले देख लो आपका स्कोप क्या है एंगेजमेंट का, क्या क्या आपने प्रॉमिस किया है कि आप डिलीवर करोगे क्लाइंट को। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप देख लो। फिर क्या देखोगे? फिर देखोगे जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट की थी, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है क्या, मैनेजमेंट ने रिक्वायरमेंट्स दी है क्या, मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस हिसाब से आगे बढ़ो। हो सकता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके रखा है, पर मैनेजमेंट कुछ एरियाज के लिए श्योर नहीं है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि पहले उस एरियाज को उठाना जो फिर जिनकी रिक्वायरमेंट्स है और जिनका फाइनेंशियल्स जनरली फ्रीज है, उसी एरियाज पे हम पहले काम करेंगे। सो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की रिजल्ट के हिसाब से भी ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइड होगी। फिर आएगा आपके जो रिसोर्सेज है, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका नेचर, टाइम, एक्सटेंड, दैट इज आपको इंश्योर करना है कौन रिव्यू लेगा, अल्टीमेटली कौन सुपरवाइज करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आर्टिकल खाली बैठा है और एक आर्टिकल में बहुत ज़्यादा काम है। नो, ensure that you have utilized your resources properly and you are able to deliver good value to the client through your utilization। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक जन पे सब काम दे दिया है, अल्टीमेटली क्या होगा, मैं सब करेगा ही। when you have 3 resources, allocate the work accordingly कि वो सब resources आपका काम कर पाए। ये तो हो गया ये। अब उसमें और क्या हो गया, आपके जो भी आपने डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू कर लिया, ये कर लिया। अब आपका और क्या बच गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब मुझे क्या क्या रिपोर्ट करना है। अब मैं रिपोर्टिंग में क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या नहीं होगा। लिस्टेड क्लाइंट्स है तो रिपोर्टिंग ज़्यादा होगी, अनलिस्टेड क्लाइंट्स है रिपोर्टिंग कम होगी। कुछ कुछ क्लाइंट्स में सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है, कुछ में नहीं होती है। अब जैसे शेड्यूल 3 का दोनों अमेंड हो गया है,
उसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, तो देख लो कि आपके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि उस हिसाब से भी ऑडिट स्ट्रैटेजी बदलेगी। अब सपोज कोई ट्रेड रिसीवेबल कर रहा है, अब शेड्यूल 3 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है कि आपको बताना है एजिंग कितना अनबिल्ड ड्यूज है, कितना बिल्ड ड्यूज है। तो जो ट्रेड पेबल्स कर रहा है उसको तो आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी बतानी पड़ेगी, तो वैसे ही करो अकॉर्डिंगली कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी प्लान कर ली। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिफाइंड है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स करेगा उसको प्लस उसकी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स करनी है, तो मैंने ऑडिट प्लान वैसे ही करना है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर फॉर ऑडिट स्ट्रैटेजी। जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान करोगे तो आपको ये सब फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। अब हो गया ये तो ऑडिट स्ट्रैटेजी, अब होगा ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी बन गई है कि ये करना है, ये सोचना है। ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइड करेगी कि ऑडिट प्लान कैसा बनेगा। अब ऑडिट प्लान में क्या क्या देखोगे आप? ऑडिट प्लान में देखोगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, किस किस चीज़ों की। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो आपने सोच ली है कि इस फर्म में इतना रिस्क है तो मेरे को अकॉर्डिंगली ये सब प्रोसीजर्स लगानी है। इस फर्म में कम रिस्क है, मैं कम प्रोसीजर लगाऊंगा। ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा प्रोसीजर है। हाई रिस्क एरिया है, मैं ज़्यादा प्रोसीजर लगाऊंगा, ज़्यादा टाइम दूंगा। लो रिस्क एरिया है, मैं कम प्रोसीजर लगाऊंगा, कम टाइम दूंगा। फिर अदर असेसमेंट प्रोसीजर जो आपको लगानी है, सिर्फ रिस्क असेसमेंट नहीं, बाकी जो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और ये सब अभी आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। एज यू वी प्रोसीड टू ऐसे 315 ऐसे 330 आप ये सब समझोगे। तो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स आपको कहाँ कहाँ किस किस टाइमिंग पे कैसा कैसा लगाना है, मतलब नेचर क्या होगा उस ऑडिट प्रोसीजर्स का, एक्सटेंट क्या होगा, मतलब कितना ड्यू क्या कहाँ कहाँ आप, मतलब आपको पूरा उस एरिया को कवर करना है या थोड़ा कवर करना है, टाइमिंग कितनी देनी है उस एरिया को, ये सब आप ऑडिट प्लान में कवर करोगे। ऑल्सो ऑडिट प्लान एंड ऑडिट, बेसिकली ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी दोनों ही रिवाइज हो सकती है। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने प्लान किया कि इस फर्म में इतना रिस्क है तो मैं ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे रहूंगी। ऑडिट प्रोसीजर लगाते लगाते मुझे पता चला नहीं, इस फर्म में तो और रिस्क ज़्यादा है, तो मुझे क्या मोल्ड करना पड़ेगा? अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी मोल्ड करनी होगी, ऑटोमेटिकली मेरी ऑडिट प्लान मोल्ड होगी। फिर आपको पता चला कि नहीं, इस फर्म में तो रिस्क कम है, मैंने तो रिस्क ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया, तो क्यों वेस्ट करो अपना टाइम गलत चीज़ों पे। ऑडिट रिस्क कम हुआ है, ऑडिट प्रोसीजर्स को कम करो। जैसे आपका ऑडिट प्रोसीजर्स कम होगा, वो क्यों होगा? क्योंकि आपका ऑडिट प्लान चेंज हो गया है। सो ये सब इंश्योर करो, प्लस ये सब इंश्योर करना कि ये सब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आपकी कोई वर्किंग फाइल देखेगा तो वो तो सोचेगा भैया इसने तो ऑडिट प्लान ऐसा बना रखा है, इसने काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चेंज हो गया। तो डॉक्यूमेंट द रीजन फॉर द चेंज एंड द चेंज ऑडिट प्लान ऑल्सो। सपोज मैंने ऑडिट प्लान ऑफ डेटर्स में लिखा था 10 पॉइंट, मुझे पता चला एप्लीकेबिलिटी तो सिर्फ 8 पॉइंट की है, तो मुझे अपना ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ा। क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी की वजह से। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट ये सब चेंजेस आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो एंड डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली प्री रेक्विजिट फॉर ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी और चेंजेस क्या क्या कब कब हो सकती है। और क्या करना है, और हमें इंश्योर करना है कि अगर पहला ऑडिटर चेंज हुआ, मतलब सपोज आप प्रेडिसेसर ऑडिटर नहीं हो, आपका रोटेशन पीरियड ऐसा नहीं है कि आपने 5 इयर्स पीरियड के बाद 5 इयर्स फिर से कंटिन्यू किया, दैट इज आपका रोटेशन पीरियड में आप फिर से नहीं आए हो। सपोज आपका और आप कूलिंग पीरियड में नहीं आए, आप नए ऑडिटर हो इस कंपनी के, तो आपको क्या करना है? आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है। ये है आपका एथिकल प्रोसीजर्स में ही, आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है। अगर उन्होंने छोड़ा है, अगर उनका चलो वो कूलिंग ऑफ में चले गए तो हो सकता है कि चलो उन पे तो अब वो अपॉइंट ही नहीं हो सकते, पर कुछ और रीजन से उन्होंने छोड़ा है तो उनसे पूछो कि आपने क्यों छोड़ा है, कैसा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इसमें इस फर्म में लगाना चाहिए, कैसा रिस्क है इस फर्म में, क्या कुछ गड़बड़ है इसीलिए आपने छोड़ा है। तो ये सब आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली कि आपका ये फर्दर आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपकी टीम है वो इन्वॉल्व है प्लानिंग में। खुद खुद सब प्लान कर दोगे तो नहीं होगा। इवन दे आर अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड बिट्स ऑफ एंटिटी। आप शायद सब कुछ समझ रहे हो पर ग्राउंड लेवल पे वो भी आपके साथ समझ रहे, मे बी आपसे ज़्यादा समझ रहे बहुत बार। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग डेली देयर, दे आर वर्किंग डेली देयर, दे आर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट डेली देयर। तो उनकी सजेशंस लोग, द की टीम मेंबर्स शुड ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। क्यों? क्योंकि इवन दे विल गिव यू सजेशंस एंड मे बी द सजेशंस आर गुड इनफ कि आप उसको इनकॉर्पोरेट करो एंड आपकी ऑडिट और बेटर हो सके। सो ये ध्यान रखना है कि की टीम मेंबर्स एंड इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स को आप हमेशा प्लानिंग में लो, अकेले नहीं करना है। अकेले यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट। सो ऑलवेज इंश्योर दैट यू whenever you are planning, plan it as a team। ठीक है,
अब ये हो गया आपका SA 300, दिस इज इट। SA 300 में इतना ही था, उसने बताया है आपने प्लान कैसे करना है ऑडिट, क्या क्या प्री रेक्विजिट्स होती है, क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें, और कैसे आपको अपना ऑडिट प्लान भी डॉक्यूमेंट करना है, चेंजेस भी डॉक्यूमेंट करना है, एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप टीम एफर्ट भी दे रहे हो, दैट इज आपका टीम भी ऑडिट प्लान का पार्ट बन रहा है। अब ये हो गया SA 300। अब हम नेक्स्ट ऐसे जो पढ़ेंगे 300 सीरीज में SA 320। मैम SA 315 कहाँ गया? तो SA 315 और SA 330 हम साथ में एक साथ पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज दे बोथ आर बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। साथ में पढ़ने से बेटर रहेगा, आपको बेटर समझ में आएगा। सो बाकी क्या बचा? SA 320 जो हम आज की सेशन में कवर करेंगे। अब SA 320 किस पे बोलते हैं? मटीरियलिटी पे। मटीरियलिटी वर्ड समझो। मटीरियलिटी क्या होता है? इम्पोर्टेंस। मटीरियलिटी मीन्स इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस का दो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंस है, एक इम्पोर्टेंस सब्जेक्टिव होता है, इम्पोर्टेंस इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट, व्हाट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर मी मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। हो सकता है मेरी इनकम 30,000 है तो मेरे लिए 10,000 का खर्चा इम्पोर्टेंट है, आपकी इनकम 3 लाख है तो आपके लिए 10,000 का खर्चा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखोगे तो क्या होगा? कोई कंपनी 100 करोड़ कमाती है तो उसके लिए 80 करोड़ का एक्सपेंस इम्पोर्टेंट है। कोई कंपनी 10,000 करोड़ कमाती है तो उसके लिए 80 करोड़ का एक्सपेंस इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज बेस्ड ऑन मटीरियलिटी। मटीरियलिटी हर फिनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज होगी, तो मटीरियलिटी कोई स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट, मटीरियलिटी क्यों लगाना है, क्या हेल्प करता है? आप हमेशा समझो जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे। ओके, जो भी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंस होगी मैं उसको प्रायोरिटाइज करूंगी। फॉर सपोज मुझे कोई मुझे कोई CA रिलेटेड काम है, अगर CA इज द ओनली गोल इन माई लाइफ की मुझे अभी फिलहाल वही क्लियर करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो मैं पहले प्रायोरिटाइज करूंगी। ठीक है, अब फॉर सपोज मैं CA बन चुकी है और मुझे कुछ और, मेरा जॉब मेरी प्रायोरिटी है तो मैं उसको प्रायोरिटाइज करूंगी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे उस पर देना चाहूंगी। सो मटीरियलिटी ऑडिटर को कैसे हेल्प करेगा? मटीरियलिटी ऑडिटर को प्रायोरिटी करने में ही हेल्प करेगा। क्या मतलब? सो बेसिकली एज वी हैव लर्नड इन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, आप ध्यान रखो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में हमने पढ़ा था ऑडिटर के पास एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड कॉस्ट होता है, उसको एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में सब कुछ करना पड़ता है, जिसमें वी हैड रेड कि बहुत बार ऑडिट सैम्पलिंग करता है, ऑडिटर सैम्पलिंग करता है और ऑडिट सैंपल्स निकालता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा उस एक्सपेंस पे या उस इनकम के सब वाउचर्स को चेक नहीं कर सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो मटीरियलिटी कैसे हेल्प करेगा? मटीरियलिटी उसे हेल्प करेगा प्रायोरिटाइज करने में। सपोज मेरे पास 100 वाउचर्स है, ईच ऑफ 500,000, 2,000 की भी वाउचर्स है, 5,000 की भी, तो मेरा मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलेगा? पहले 5,000 की वाउचर्स चेक करो। क्यों? इससे क्या बेनिफिट होगा? ऑडिटर विल बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ दैट एक्सपेंस। मटीरियलिटी से वो मोस्ट कवर कर पाएगा। मेरा मटीरियलिटी लेवल इज 10%, तो 10% के ऊपर जितने एक्सपेंसेस होंगे वो मुझे चेक करना होगा। तो इससे क्या हेल्प होगा? 10% के नीचे वाला मुझे नहीं चेक करना, तो आई विल सेव माई टाइम देयर। सो मटीरियलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर। अब ये अगर सही से ऑडिटर ने अप्लाई किया तो ऑडिटर का टाइम भी बचता है, ऑडिटर का कॉस्ट भी बचता है, प्लस ऑडिटर का ऑडिट प्रोसीजर्स और स्मूथ होता है। ऑडिटर ने गलत तरीके से अप्लाई किया, ऑडिटर का पूरा ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट इज गॉन। अब सपोज उसे मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी चाहिए थे 5%, उसने कैलकुलेट कर दी 50%, उसने 50% के नीचे सारी आइटम्स मिस कर दी, उसका ऑडिट क्या होगा? खराब हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज मटीरियलिटी वेरी वाइजली एंड टू कैलकुलेट इट इन वेरी वाइज मैनर इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसको ढंग से कैलकुलेट करना चाहिए, ऐसा नहीं जो मन आए वो मटीरियलिटी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने समझ लिया मटीरियलिटी इंपॉर्टेंस होता है, वो हेल्प करता है। अब मटीरियलिटी किस किस चीज़ों पे बेस्ड होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैम क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर वो आइटम इंपॉर्टेंट है जो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजंस को मोल्ड करता है। मतलब कुछ कुछ आइटम्स होंगी जो मटेरियल एज पर अमाउंट नहीं होंगी, वो शायद आपकी 10% के नीचे होंगी, पर वो डिसीजंस ऑफ यूजर्स को मोल्ड करता है।
तो वो मटेरियल है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बना रहे हो? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो अल्टीमेटली जो भी उनका डिसीजन मोल्ड करेगा, जो भी आइटम आपको लगता है कि नहीं इनसे उनका डिसीजन इफेक्ट होगा रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हर चीज मटेरियल होगी। So always remember, materiality beyond size and nature of financial statements would depend on every factor which would mold the economic decisions of the users of financial statements. ठीक है? So basically materiality के बारे में दो तीन चीजें आप समझो। मटीरियलिटी ऑब्वियसली इज अफेक्टेड बाय साइज और नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार तो आप साइज नेचर का क्राइटेरिया लगाते हो तभी तो आपको पता चलता है मुझे कितना परसेंटेज लेना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुछ 100 करोड़ की चीज है, वो 100 करोड़ के लिए 80 करोड़ इंपॉर्टेंट है, पर शायद 10,000 करोड़ के लिए 80 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने कैसे जज किया? साइज के बेसिस पे। तो साइज और नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली मटीरियलिटी को मोल्ड करता है, पर बियॉन्ड दैट ऑलवेज रिमेंबर जो भी चीजें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजंस को मोल्ड करेंगी, जो ग्रुप ऑफ यूजर्स है उनके थिंकिंग को मोल्ड करेगी, उनके नॉलेज को मोल्ड करेगी, या फिर उनका कोई क्राइटेरिया है। सपोज देयर फॉर एग्जांपल इट कुड बी डोनेशन। अब हो क्या रहा है कि ये जो डोनेशन एक्सपेंस करता है कंपनी, हर बार ये बहुत गहराई से देखते हैं जो यूजर्स है, क्योंकि शायद उनको लगता है ये गलत है, या फिर द कंपनी इज नॉट मेकिंग ऑप्टिमम डोनेशन, या फिर कंपनी को जितना करना चाहिए वो उतना नहीं करी, या फिर कंपनी जो कर रही है वो सब फेक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो आपको देखना है कि ऑल्दो वो जो डोनेशन है वो विद इन मटीरियलिटी लिमिट है, मतलब आपके 10% या 5% से भी कम है, फिर भी आप उसको देखोगे। क्यों? क्योंकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डाउटफुल अपॉन दैट, दे मोल्ड देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेंस। ठीक है? अब ये तो हो गया कि आप सब देख रहे हो कि जब मैंने 2-3 बार ये बोला कि जो भी डिसीजंस ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मोल्ड करे, आप उस चीजों को मटेरियल मानोगे। तो ऑडिटर ये सब में क्या करेगा? अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा। वो क्या करेगा? प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा कि क्या क्या चीजें यूजर्स का डिसीजन मोल्ड कर सकती है। ऑल्सो प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ मटीरियलिटी मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करूँ। मैम वो प्रोफेशनल जजमेंट कैसे लगाएगा? वो रिस्क कैलकुलेट करेगा और उसके बेसिस पे प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना कम मटीरियलिटी लेवल। अगर मैंने रिस्क एस्टिमेट किया कि इस फर्म में एटलीस्ट रिस्क इज 20%, मैं मटीरियलिटी लेवल और कम करूंगी, मतलब मैं ज्यादा चीजें चेक करूंगी। मतलब मेरा मटीरियलिटी लेवल कम है तो सपोज 2% है या 3% है, तो उसके नीचे की चीजें मैं छोड़ सकती हूँ, पर उसके ऊपर मैं सब कुछ चेक करूंगी। ओके, सो ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी लेवल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे ऑडिट रिस्क बढ़ेगा मटीरियलिटी लेवल कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है, मतलब मुझे और ज्यादा चीजें चेक करनी है, तो मुझे अपना मटीरियलिटी लेवल कम करना है। ठीक है? अब मैंने बोला जब डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर कुछ अजम्पशंस उनके लिए भी बनाएगा कि उनको क्या क्या पता है या उनको क्या क्या पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ऑडिटर विल डिसाइड। Auditor will assume कि users of financial statements take their decisions on the basis of financial statements. That is, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ सोच रहा है कि उनका डिसीजन इफेक्ट होगा। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि उनका डिसीजन इफेक्ट हो उन चीज़ों से, वो डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्लस they should have knowledge of economic activities and the financial activities going on in the company. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये कंपनी करती क्या है, या इस कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर हुआ ही क्या है। या फिर हो सकता है ना कि सपोज कंपनी हैज रिसेंटली मर्ज इनटू सम अदर कंपनी, और ऐसा कुछ हुआ है, या फिर द कंपनी हैज रिसेंटली टुक ओवर अ सब्सिडियरी, तो उसकी वजह से तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज होंगी ऑब्वियसली। अब वो जब नया बिजनेस आया तो वो तो ऑडिटर के परव्यू के अंडर आएगा ही, तो ऑडिटर उसको तो मटेरियल मानेगा ही, ऑडिटर उसकी तो सब चीजें चेक करेगा ही। वो क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि ये सब तो ऑब्वियसली उनके डिसीजंस को अफेक्ट करेगा, कि वेदर द सब्सिडरी इज परफॉर्मिंग गुड और बैड, और वेदर द बिजनेस एक्टिविटीज अलाइन विद द सब्सिडरी और नॉट। ये सब चीजें उनके डिसीजन को अफेक्ट करेगी, ये सोच के ऑडिटर चेक करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अवेयर ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है कंपनी में। So he will always assume that they are aware of the financial and the economic activities going on in the company. Plus, they know and they understand that the audit is planned, prepared, and auditor
एज पर ऑडिटेड एज पर द मटीरियलिटी लेवल्स, दैट इज उनको पता होना चाहिए कि ऑडिटर मटीरियलिटी लेवल्स कैलकुलेट करके ऑडिट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 100% चेक कर रहा है. They should know and understand that auditor is auditing as per the certain materiality levels. So these are a few assumptions that the auditor makes while taking his professional judgment and understanding कि कौन कौन सी चीजें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को मोल्ड कर सकती है. और क्या है, और आता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. मैम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होता है? जब भी मैं मटीरियलिटी कैलकुलेट करती हूँ, मैं मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल की कैलकुलेट करती हूँ. मतलब मैं 10% से ऊपर जितने आइटम्स हैं वो चेक करूंगी, या 10% के ऊपर जितने एक्सपेंसेस है वो चेक करूंगी. पर कुछ कुछ आइटम्स होते हैं जिनको लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी चाहिए. मैम क्यों? क्योंकि दे आर स्पेशल ट्रांजैक्शन आइटम्स. फॉर सपोज सब्सिडरी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उनके आइटम्स 10% से कम हो या बेसी आप सब चेक करोगी, क्योंकि दैट इज अ न्यूली अक्वायर्ड बिजनेस, दैट इज न्यूली एडेड इनटू द कंपनी. या फिर मैंने जो डोनेशन का एग्जांपल दिया उसमें 10% का क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दैट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी दैट अफेक्ट्स द डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. सो इन चीजों के लिए जहाँ पे मटीरियलिटी लेवल लोअर किया जाता है, मटीरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कंसिडर किया जाता है, उन चीजों का मटीरियलिटी को बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या हो गया? कुछ चीजों के लिए जिनका मटीरियलिटी इज लोअर देन द मटीरियलिटी लेवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वाई? बिकॉज इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स. मैम अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स जो अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रह गए, या फिर कुछ मिसस्टेटमेंट्स जो आप नहीं डिटेक्ट कर पाए या नहीं देख पाए, वो मटीरियलिटी लेवल क्रॉस नहीं करनी चाहिए. मतलब अगर मैंने 10% के नीचे मटीरियलिटी लेवल रखी है, 10% के नीचे मैं नहीं चेक कर रही, तो उन अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लेवल भी उसके नीचे ही होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मटीरियलिटी लेवल रखी 10% और अनडिटेक्टेड अनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है 20%. तो क्या फायदा मटीरियलिटी लेवल रख के भाई? मटीरियलिटी लेवल क्या रखते हैं? 10% के नीचे अगर कुछ गलत हो रहा है तो चलो हम समझते हैं, हम मान लेते हैं वो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, उतना हो सकता है. बट अगर उसके बियॉन्ड हो रहा है तो मतलब आपका मटीरियलिटी लेवल गलत है. सो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का बेसिक यही है कि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जिसपे मटीरियलिटी लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं लगा सकते, उनसे लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी लेवल लगाना होगा. उसके लिए हम दूसरा मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करते हैं सो दैट the misstatements do not cross the materiality level. ठीक है, तो ये हुआ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. अब मटीरियलिटी हमेशा किसी ना किसी परसेंट, अब सपोज आई टेक 10%. 10% में क्या लूंगी? या तो मैं लूंगी 10% ऑफ रेवेन्यू, या तो मैं लूंगी 10% ऑफ द असेट्स, या तो मैं लूंगी 10% ऑफ द लाइबिलिटी. तो मटीरियलिटी हमेशा किसी ना किसी बेंचमार्क पे बेस्ड होती है, किसी बेंचमार्क पे. सपोज मैंने मान लिया कि इस कंपनी का 10% ऑफ रेवेन्यू, उसके ऊपर मैं सारी आइटम्स चेक करूंगी, उसके नीचे मैं सारी आइटम्स नहीं चेक करूंगी. रेवेन्यू है 100 करोड़, सो मैं 10 करोड़ के ऊपर जितनी आइटम होंगी सब चेक करूंगी, 10% की 10 करोड़ के नीचे नहीं चेक करूंगी. या फिर मैंने ले लिया इस कंपनी का असेट्स इज 5000 करोड़, तो मैंने 5000 करोड़ का 10%, उसके हिसाब से मुझे सब कुछ चेक करना है, उसके नीचे होगा तो मैं नहीं चेक करूंगी. तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ बेंचमार्क. ठीक है, अब ये बेंचमार्क क्या क्या हो सकती है? पहले जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती है. और क्या क्या हो सकती है? और अगर हो सकती है कि कोई अगर लॉ रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी है कोई एंटिटी का, वो मैंडेट करता है कि वो सब चीज़ें आप रिपोर्ट करो या देखो, तो उसका कोई लेवल हो सकता है. सपोज हो गई सेगमेंट रिपोर्टिंग. सेगमेंट रिपोर्टिंग में आप ऐसे ही रिपोर्ट करते हो ना, 10% ऑफ द असेट, प्रॉफिट लॉस, एक्सटर्नल सेल्स सब क्रॉस करे तब आप उस रिपोर्ट करते हो. तो वो हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से. फिर आपको देखना होगा कि बेंचमार्क कितना वॉलेटाइल है. अगर आपको लग रहा है ये बेंचमार्क तो दिन भर चेंज होता है, सपोज हो सकता है बहुत सारा बिजनेसेस आर सीजनल बिजनेस. सीजनल बिजनेस में आप कभी सेल्स नहीं ले सकते उसका. क्यों? क्योंकि वो तो आप पूरा ईयर का आपको रिकॉर्ड नहीं बताएगा ना, तो आप उसका नहीं ले सकते. तो आपको वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क ध्यान रखनी होगी. अगर मेरा कोई सीजनल बिजनेस है या बिजनेस जो पूरा 12 मंथ फंक्शन नहीं करता है, तो मैं उसका सेल्स कैसे ले लूँ? क्योंकि सेल्स तो 12 मंथ डिपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से तो मेरी बाकी चीज़ें भी खराब हो जाएंगी. क्योंकि बाकी शायद हो सकता है स्टाफ, अब स्टाफ का खर्चा तो 12 महीना होगा, कितना ही सीजनल बिजनेस हो.
तो वो सब में आप सेल्स नहीं ले सकते। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो वॉलेटिलिटी आप वो ध्यान रख रहे हो, एलिमेंट्स आप ले सकते हो, या फिर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या लॉ और रेगुलेशन मैंडेट करता है तो वो क्राइटेरिया भी आप ले सकते हो। तो ये तो हो गया कि बेंचमार्क आपने चुना। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला प्रॉफिट हो सकता है, रेवेन्यू हो सकते हैं, असेट्स लायबिलिटीज हो सकते हैं, एबिटा हो सकते हैं किसी का, या फिर किसी का कोई मेजर एक्सपेंस हो सकता है, किसी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो सकती है, किसी की होल रेवेन्यू हो सकती है, किसी का बजटेड फाइनेंशियल्स का वो हो सकता है कि सपोज बजटेड उनने बनाया था कि इस ईयर ऑल्दो एक्चुअल और बजट में डिफरेंस है, पर बजटेड उनने बनाया था 20,000 रेवेन्यू होना चाहिए, मैं उसका परसेंटेज ले सकती हूँ। कोई फोरकास्टेड का ले सकती हूँ, जो पीरियड चल रहा है उसका परसेंटेज ले सकती हूँ, जो पास्ट पीरियड है उसका परसेंटेज ले सकती हूँ। तो आप बेंचमार्क किसी को भी बना सकते हो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि बेंचमार्क भी जब आप चूज करो बहुत ध्यान से चूज करो। एज ए सेट, जैसे आप सेल्स वाली गलती कर सकते हैं, बहुत कंपनीज करती भी हैं कि ऑल्दो उनका सीजनल बिजनेस है, तो टेक द मटेरियलिटी लेवल एंड रेवेन्यू। क्या फायदा भैया, रेवेन्यू का तो 12 महीने की है ही नहीं, तो उसका मटेरियलिटी लेवल लेके होगा क्या। सो बेंचमार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो बहुत ध्यान से सुनना। एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन येट अगेन, एज आई सेड आप पीरियड का ले सकते हो, फोरकास्टेड का ले सकते हो, पास्ट पीरियड का ले सकते हो, पास्ट टू पास्ट पीरियड का, जिसका मटीरियलिटी लेवल आपका लेने का मन आप लो, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग अ करेक्ट एंड अ वाइज मटीरियलिटी लेवल, बिकॉज इट वुड अल्टीमेटली मोल्ड योर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये तो चलो हो गया मटीरियलिटी लेवल। अब क्या मैम रिवीजन हो सकता है क्या मटीरियलिटी लेवल में, मैंने मतलब सोच लिया था कि 10% रखूंगी, पर अब मुझे आगे बढ़ के लग रहा है कि नहीं 10% नहीं 5% होना चाहिए, तो मैम ऐसा हो सकता है क्या। जरूर हो सकता है। एज आई सेड ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी लेवल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एज यू प्रोसीड इन द ऑडिट यू विल फील कि नहीं भैया इसका ऑडिट रिस्क तो ज्यादा है। अब जैसे ही ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा आपको क्या करना होगा, अपना मटीरियलिटी लेवल लो कर देना होगा। या फिर आपको पता चला नहीं भैया इसका ऑडिट रिस्क तो बहुत कम है, तो आप क्या करो मटीरियलिटी लेवल बढ़ा दो। सो रिविजन इन मटीरियलिटी लेवल कैन हैपन, बट ऑलवेज मेक श्योर जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, उसकी चेंजेस भी डॉक्यूमेंट कर रहे हो, और ये सब ध्यान रख रहे हो। एंड ऑल्सो बिफोर रिवाइजिंग take immense precaution and care, because as I said once again materiality level can mold or your audit procedures। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप क्या रिवाइज कर रहे हो, किस बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो, वॉट एवर द बेसिस इज वो करेक्ट है कि नहीं, वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, वो डिस्कस्ड है कि नहीं, एंड उसके बाद ही मटीरियलिटी लेवल चेंज करो। क्योंकि हो सकता है कि सपोज जैसे मैंने ऑडिट के बीच में सोचा कि नहीं ऑडिट रिस्क तो इस कंपनी का ज़्यादा है, तो मुझे मटीरियलिटी लेवल कम करनी है। जैसे ही कम करनी है, जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स ऑलरेडी एरियाज पे परफॉर्म किए हैं मैंने फिर से परफॉर्म करना है। क्यों, क्योंकि मैंने तो 10% के नीचे आइटम्स नहीं चेक किए थे, अब मुझे समझ में आ रहा है 5% के नीचे, तो 5% अगेन आई हैव टू डू इट। So always make sure when you are revising, you are taking immense precaution and care, because it can lead to both increase and decrease in audit procedures. Decrease in audit procedures can be harmful too. मैम कैसे harmful है, harmful इसीलिए है कि मे बी उस एरिया में ज़्यादा audit procedures चाहिए था, ज़्यादा केयर चाहिए था, पर क्योंकि आपने अपना मटीरियलिटी लेवल मोल्ड कर दिया तो उसमें कम ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए, और मे बी कोई मिसस्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड रह गई। So always make sure that revising in materiality level is an option, but you are taking care while revising the materiality level. So this was basically materiality and documentation में क्या करना है, 3-4 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। पहला कि आपको मटीरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट करनी है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डॉक्यूमेंट करनी है, एंड मटीरियलिटी फॉर अ पर्टिकुलर असेट लाइबिलिटी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोजर्स अगर आपने की है, प्लस डिवीजन इन मटीरियलिटी लेवल इफ एनी यू हैव डन ड्यूरिंग द ईयर एंड द रीजन फॉर रिविजन। अच्छा, अब ये सब तो हो गया कि आपने ऑडिट क्या करना है। आपको इफ यू हैव नॉलेज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी मटेरियलिटी बताता है। कैसे बताता है, वो 2 डिस्क्लोजर्स मैंडेट करता है कि अगर आपका कोई भी आइटम 1% ऑफ द रेवेन्यू या 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। तो ये क्या है, ये एक मटेरियलिटी आइटम, मटेरियलिटी प्रोसीजर्स। ये क्यों, क्योंकि 1% या क्राइटेरिया जैसे ही आप परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क का लगा दोगे, तो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है जो 1% या 1 लाख से ज़्यादा है वो मटेरियल है, उसको सेपरेट डिस्क्लोज करो। क्या होगा इससे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लस वो बोलते हैं अगर आपके कोई शेयर होल्डर्स है जिन्होंने 5% से ज़्यादा शेयर होल्ड करके रखा है, उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करो। क्या होगा उससे ये होगा कि यूजर्स विल गेट टू नो हु आर द मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी।
So even financial statements and the financial reporting framework provides for materiality, which provides for a better understanding to the users of financial statements. So yeah, thank you from my side. I hope कि आपको मटेरियलिटी समझ में आया, आपको प्लानिंग समझ में आया, एंड आई होप यू आर लाइकिंग माय कंटेंट. Yeah, and if you're watching this video just before the exams, watch this video at 1.5x so it serves as a great revision source for you at lower timings. So yes, thank you.